Good morning, everyone, and welcome to the class. We have completed the whole syllabus for class 11, which is there for the session 2020-21. And now we are going to revise the chapters. So, all these chapters are discussed earlier also when the session was started, and now I'm going to revise the chapter. Okay, so I'm going to start with our first book, that is Constitution at Work. And in this first book, the first chapter is Constitution, Why and How. So the first chapter is regarding the Constitution, why we need Constitution, and how the Constitution comes into existence. And in this regard, we will discuss the Indian Constitution, the making of the Indian Constitution also. Okay. So first of all, you must know the meaning of Constitution. What do we mean by Constitution? Constitution, it's a kind of rule book where rules are written down. Rules regarding what? Rules regarding the governance of the country, कि कैसे कंट्री को गवर्न करना है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मे बी इट मे बी अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इट मे बी an इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आवर फैमिली. ठीक है, जो कि पूरी तरह से एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है. बट इन आवर फैमिली ऑल्सो वी सी दैट देयर आर सम रूल्स. कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं. These rules are not written down anywhere. These are understood. Everyone is knowing. एक रूल बन जाता है, मतलब किसी ने कभी बैठ के, ऐसा नहीं हुआ कि मोस्टली इन जनरल यही होता है कि कोई भी फैमिली बैठ के रूल्स नहीं बनाती है कि हम लोग कब कैसे क्या करेंगे. ये चीज़ें धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग टू आवर हैबिट्स एंड नीड्स चीज़ें बन जाती हैं और फिर हम उसी को फॉलो करते हैं. अगर हम उन रूल्स को, जो भी अनटोल्ड रूल्स हमारे फैमिली के हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आती है. जैसे एक सोने का एक टाइम, सबका एक समय फिक्स होता है कब हम सो जाते हैं, उठने का टाइम हमारा, देन हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम. तो फिर हमें बाहर जाना है तो कब हम निकलेंगे, कब हम आएंगे. तो एक रूल होता है किस तरह का खाना हम खाएंगे, क्या कहीं कहाँ हम घूमने जाएंगे. तो ये चीज़ें जो हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है. बिना रूल के वो नहीं चल सकता है. तो इन द सिमिलर वे, जब हम कंट्री की बात कर रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी कंट्री होती है, जिसके अंदर इतने सारे लोग होते हैं, तरह तरह के अलग अलग लोग होते हैं, तो वो जब साथ में रह रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि रूल्स को एक जगह पे लिख लिया जाए. ओके, तो ये जो रूल्स होते हैं कंट्री के गवर्नेंस के रिगार्डिंग, इनको ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. एंड इन दिस रिगार्ड यू मस्ट नो दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रूल्स हमेशा रिटन ही होंगे. मोस्टली जो रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटन होता है, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही होना चाहिए, बिकॉज वी हैव सम कंट्री where written constitution is not there, like Britain. The constitution of United Kingdom is not written at a one place. ऐसा नहीं कि कोई एक बुक है जिसमें कि जिसको कि हम कह सके कि वो यूनाइटेड किंगडम की कॉन्स्टिट्यूशन है. यूनाइटेड किंगडम में इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम में कोई रूल्स नहीं फॉलो होते हैं. दे आर फॉलोइंग द रूल्स, उनके कॉन्स्टिट्यूशन है. बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक जगह पे लिखा हुआ नहीं है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे हमने अभी कहा ना, फैमिली में जैसे बहुत सारी चीज़ें हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे होगा. एक चलन हो जाता है जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन बन जाता है कि ऐसे ही होता है. तो ब्रिटेन में भी वही चीज़ है. वहाँ पे रूल्स नहीं लिखे हुए हैं, बल्कि वहाँ पे कन्वेंशन उसको हम कहते हैं कि ये एक अनरिटन एक रूल बन गया जिसको कि सब लोग फॉलो करते हैं. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वही है कि कंट्री के गवर्नेंस के लिए जो रूल्स होते हैं उनको ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन?
why do we need a constitution? ओके, तो इसके लिए बहुत सारी रीजंस हैं जिसके कारण जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। तो जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड होती है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारी कंट्री होती है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। अगर हम अपनी कंट्री को देखें तो हमारी कंट्री में अभी की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 130 करोड़ है। तो इतने सारे लोग रहते हैं, है ना। और ये सिर्फ नंबर ही ज़्यादा नहीं है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, इसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि जो पीपल हु आर लिविंग इन अ कंट्री, दे आर वेरी डाइवर्स in various ways of life. They are very different, like people follow different religion. Some are Hindu, some are Muslim, some are Christians, some are Jainism, some are following Jainism or Buddhism, or they are Parsi. तो हम देखते हैं कि हमारी इन आर कंट्री इस तरह की डाइवर्सिटी, रिलीजन की डाइवर्सिटी है। नॉट ओनली this diversity of religion, other than this there is diversity of language. People speak so many different languages in different parts of the country. Then they pursue different professions. लोगों के अलग अलग professions होते हैं, उनके अलग अलग abilities होती हैं, उनकी अलग अलग hobbies होती हैं, है ना। सो उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं। अगर हम देखें तो हर किसी में बहुत ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो एक कंट्री के अंदर होती है। और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंडिया, हमारी कंट्री में है डाइवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज रिलीजन और लैंग्वेज को अगर हम देखें तो इस बेसिस पे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज के समय में व्हाट वी फाइंड इन मॉडर्न टाइम, दिस डाइवर्सिटी इज एग्जिस्टिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, क्योंकि लोगों का आना जाना होता है। जैसे पहले का समय था तो क्या होता था, लोग एक ही जगह पे रहते थे, बट नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने एडवांस्ड है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर के बस जाते हैं। तो इस तरह में डाइवर्सिटी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर हर सोसाइटी का बन गया है। और other than this we also see that different type of inequalities are also there in the society, like some people are very rich, some are very poor, है ना। तो this kind of diversity is existing in a country, and what we find that the members of this group, uh, there are different types of people। हर लोग जो हैं वो अलग अलग ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, और इस बात का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि जो डिफरेंट ग्रुप्स को लोग जो बिलोंग कर रहे हैं उनके ऊपर उनके साथ आपस में डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट आपस में क्लास करेंगे। जब इंटरेस्ट क्लास करेगा तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, क्योंकि हर कोई जो भी है लोग वो क्या चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट का क्लास होना बहुत ही नेचुरल है बिटवीन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं उनके बीच में डिस्प्यूट का होना भी बहुत नेचुरल है। और ये डिस्प्यूट कई तरह के हो सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है कि कितना प्रॉपर्टी किसी के पास होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी पे कोई लिमिटेशन होना चाहिए। जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और किसी के पास ये कंडीशन है कि उसके बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या इस पर कोई रोक होनी चाहिए, इसको लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है। वह ये बात भी डिस्प्यूट का एक इशू हो सकता है कि बच्चों को जैसे स्कूल जाना क्या कंपल्सरी करना चाहिए, या पेरेंट्स इस बात को डिसाइड करेंगे कि वो बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं, है ना। तो दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट विल अराइज जब भी जहाँ पर भी बहुत सारे लोग आपस में साथ में एक जगह पे रहेंगे, तो डिस्प्यूट्स का होना नेचुरल है। और भी कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक कि कितना अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे कितना स्पेंड किया जाए। कोई कहेगा ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, कोई कहेगा कम करना चाहिए, ओके। और फिर ये भी होगा कि अगर हम सिक्योरिटी पे इतने खर्च करेंगे तो फिर
हम अदर जो डेवलपमेंटल वर्क्स है वो नहीं कर पाएंगे, तो इसको लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है ना। और इस तरह से ये भी हो सकता है कि जैसे ग्रुप्स में कोई एक माइनॉरिटी ग्रुप हो सकता है, कोई एक मेजॉरिटी ग्रुप हो सकता है, और देयर में बी ग्रेव डिस्प्यूट बिटवीन दिस माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी ग्रुप, क्योंकि माइनॉरिटी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है क्योंकि वो माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, है ना। तो वी सी कि इस तरह के डिस्प्यूट्स का होना किसी भी कंट्री में बहुत ही नेचुरल है। जब बहुत सारे लोग साथ में रहेंगे तो इंटरेस्ट का क्लास होगा, और जब क्लास ऑफ इंटरेस्ट होगा तो डिस्प्यूट होगा, ठीक है। सो कितने भी डिस्प्यूट हो लेकिन फिर भी क्या है, हमें तो साथ ही रहना है, बिकॉज वी आर ऑल मेंबर ऑफ द सेम कंट्री, है ना। तो डिस्प्यूट्स के बाद भी हमें साथ ही रहना है। हम सब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, तभी हमारा काम चलता है। तो कितना भी हम लड़ लेंगे लेकिन रहना तो फिर हमें साथ ही है। और अगर साथ रहना ही है तो फिर लड़ाई की जरूरत क्या है। तो फिर क्यों ना हम इंस्टेड ऑफ quarreling and instead of dispute we should go for cooperation। ये जो हम आपस में लड़ करके एटमॉस्फेयर खराब करेंगे, अपने आप को परेशान करेंगे अल्टीमेटली, तो उससे अच्छा क्या है कि हम आपस में कोऑपरेट करें। तो कैसे हम कोऑपरेट करें, ये जो बहुत ही डाइवर्स ग्रुप्स जो हैं एक कंट्री के अंदर जो साथ रह रहे हैं, उनके बीच में कैसे हम उनको पीसफुली रखें, कैसे उनको हम उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाएं, ताकि उनके आपस के जो क्लास हो रहे हैं वो ना हो, इंटरेस्ट का क्लास जो हो रहा है, डिस्प्यूट जो हो रहा है वो ना हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको एक करके रखा जाए, उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसको ख़त्म किया जाए, और कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए। ओके, सो ये तब हो सकता है जब अगर हम चाहते हैं कि पीस हो, कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑल ऑफ देम शुड अग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। कुछ रूल्स बनाने होंगे, है ना, और सबको वो रूल मानने होंगे। अगर सब लोग वो रूल नहीं मानेंगे तो फिर तो रूल बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट to maintain peaceful relationship between different groups, if we want to bring cooperation between different groups, if we want to coordination, if we want to coordinate between the interest of the different groups, then there is need of some basic rules, and all the groups must uh, be ready to abide by these rules. Okay, so in this way, we see that if there is absence of some basic rule, then in that condition, what will happen that every individual would be insecure, because they would not know what members of this group could do to each other, है ना। बहुत अनसर्टेनिटी होगी, हमको कुछ भी नहीं पता है कि जो अदर मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है क्योंकि कोई रूल नहीं है ना। अगर कोई भी रूल नहीं होगा तो हम एक तरह की इनसिक्योरिटी में रहेंगे, हर समय हमारे मन में वो एक फियर होगा कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है ना। कोई किसी भी तरह से कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि कोई रूल नहीं है। एंड अगर कोई भी ग्रुप ये any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of cooperation coordination। तो कोई भी ग्रुप जो है वो क्या होगा कि उसको एक बेसिक रूल्स चाहिए, कुछ ना कुछ बेसिक रूल जरूर होने चाहिए। और ये जो बेसिक रूल है, सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू राइट बेसिक रूल्स होने चाहिए, ठीक है। द सेकंड थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड इज पब्लिक प्रोमलगेशन। मीन्स कि ये जो रूल्स हमने बेसिक रूल्स बना दिए, ये इसको पब्लिकली प्रोमलगेट किया जाए, पूरे सब लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये रूल है और इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है पब्लिकली
promulgated. इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी इसकी जो डिक्लेरेशन है वो पब्लिकली होनी चाहिए, सब लोग जान जाए कि क्या रूल है। मान लो कि रूल तो बना दिया गया बट सबको पता नहीं है, पब्लिकली उसको प्रोमलगेट नहीं किया गया, तो फिर क्या होगा, लोग कहेंगे अरे ये रूल है, हमें तो पता ही नहीं था कैसा रूल है, तो हमने रूल को नहीं माना, तो फिर इसमें हमारी गलती नहीं है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था, है ना। तो ये कोई ना कह सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बेसिक रूल्स बनाइए, देन उसको पब्लिकली प्रोमलगेट करिए ताकि हर कोई जान सके कि क्या रूल्स हैं, है ना। ऑल मेंबर्स जो हैं वो ग्रुप के, दे शुड नो कि क्या रूल है, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ अचीविंग अ मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब ये दोनों हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, क्या एश्योर हो जाएंगे कि एटलीस्ट एक जो मिनिमम सबसे कम भी जो है उतना भी लेवल का जो कोऑर्डिनेशन है वो अवेलेबल है, ठीक है। मिनिमम डिग्री ऑफ ओके, मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन पाने के लिए हमें बेसिक रूल्स बनाने होंगे और उनको पब्लिकली प्रोमलगेट करना होगा। अगर पब्लिकली प्रोमलगेट होगा तभी उसको सब लोग मानेंगे, अदरवाइज पीपल विल नॉट बी देयर टू फॉलो द रूल्स, ओके। सो it is important कि everyone should know the rule and the rule should be enforceable. enforceable means कि ये नहीं कि बस रूल बना दिया गया और सबको बता दिया गया, उसको enforce भी करना बहुत important है। अगर सपोज करो कि कुछ एक रूल बना, ठीक है, और उसको हमको नहीं पता है कि वो उस रूल को बता तो दिया गया कि सबको कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन उसका enforcement होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो जब इन्फोर्समेंट नहीं होगा तो इसकी पता मतलब हम नहीं जान रहे, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि दैट रूल विल बी एनफोर्स्ड और नॉट। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि हमारे मन में एक टाइप ऑफ फियर आएगा कि हम तो रूल मान लेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी के लोग उस रूल को नहीं माने तो फिर क्या होगा, तो हम तो बेवकूफ बन जाएंगे, है ना। तो ये चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए। अगर रूल बना है, रूल को सबको बताया गया है कि क्या रूल है, उसके बाद उस रूल को एनफोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एनफोर्समेंट नहीं होगा तो लोग करेंगे नहीं, ये सोच के कि अदर पीपल तो कर नहीं रहे हैं, हम ही सिर्फ कर रहे हैं, तो जब कोई और लोग नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें, सब इसी तरह से सोचेंगे, तो इसका consequence क्या होगा कि no one is going to follow the rule, ठीक है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको ये एश्योरेंस होना चाहिए लोगों को कि जो बाकी के लोग हैं वो भी रूल्स को फॉलो करेंगे, सिर्फ आप ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, एवरीवन इज फॉलोइंग द रूल, देन ओनली we will be ready to follow the rules, okay। So it is very important that the rules should be enforced, okay, तभी हम ये मिनिमम डिग्री ऑफ कोऑपरेशन को पा सकेंगे, ओके। सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज enforcement of rules। So this is the first function of the constitution. The constitution provide a set of basic rules, a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society। जो भी सोसाइटी के मेंबर हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल करके कोऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स हैं कुछ, वो जो रूल्स हैं उनको सबको पता है वो रूल क्या है, और साथ ही साथ दीज रूल्स आर एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। तो एनफोर्समेंट है तो सब लोग उस रूल को फिर फॉलो करेंगे, और जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो जो डिफरेंट ग्रुप्स रह रहे हैं कंट्री के अंदर, डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स जो रह रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है
वो अचीव हो जाएगा और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में कोऑपरेट करके वो रहेंगे. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. And now we will see the second function of constitution. What is the second function of constitution? So what we see कि constitution is a set of some principles according to which a state is constituted or governed. जैसे एक state है उसको वो कैसे बनेगा, उसमें कैसे उसका गवर्नेंस होगा, ये सारे जो रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं. ओके. तो अब ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली गवर्नेंस होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उनको हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बेसिक हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we must know who gets to decide what the laws governing the society should be. कौन ये डिसाइड करेगा कि जो सोसाइटी है और उसको गवर्न करने के लिए कैसे लॉ बनने चाहिए, है ना? तो जब हम कह रहे हैं कि ये डिसीजन मेकिंग, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि कैसे गवर्नेंस होना है, तो ये उसके साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी जो है वो अराइज होता है कि who is going to decide the laws which will govern the society. There may be some person who want some other rule, but other person want some other rule. क्या होगा, हर लोग जो है वो एक तरह के रूल चाहें ऐसी बात जरूरी तो नहीं है, बिकॉज हर किसी के इंटरेस्ट अलग हैं, हर किसी के नीड्स अलग हैं, हर किसी का सिचुएशन अलग है और उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो डिज़ायर होगी रूल की, हम जो चाहेंगे कि ये रूल बने, हर कोई उसी रूल को सपोर्ट करे, हर कोई चाहे कि हाँ यही रूल बनना चाहिए, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है. इसमें फिर हम देखेंगे क्या होगा, क्लैश होगा. हम कुछ रूल चाहेंगे, बाकी के लोग कुछ रूल चाहेंगे, कुछ और लोग कुछ रूल चाहेंगे, तो हर तरफ से क्या होगा, क्लैश होगा, है ना? सो अब ये कैसे डिसाइड होगा, हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस, किसका रूल सही है, किसके रूल को माना जाए, ये कैसे डिसाइड होगा. ठीक है. सो हर कोई सोचता है क्या कि हम जो भी रूल्स हम हमारे दिमाग में है दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम अपनी चीज़ को हमेशा सबसे अच्छा मानते हैं. तो हर कोई ये सोचेगा कि हमने जो रूल बताया वो तो सबसे अच्छा, बाकी लोग पता नहीं इसको क्यों नहीं मान रहे हैं. एवरीवन विल थिंक इन द सेम वे. तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना? तो अब इस डिस्प्यूट को, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए. ओके. तो सबसे पहले हम रूल्स क्या होंगे वो तो बात की चीज़ है ना. सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन वो रूल्स बनाएगा, है ना? what should be the rules. ये एक क्वेश्चन है कि क्या रूल होने चाहिए, है ना? सोसाइटी को गवर्न करने के लिए किस तरह के रूल होने चाहिए, क्या रूल होने चाहिए. बट इससे भी पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि हु विल डिसाइड अबाउट रूल्स. कौन डिसाइड करेगा कि क्या रूल है, क्या रूल बनेगा, क्या नहीं बनेगा. सो हु गेट्स टू डिसाइड, किसको डिसीजन लेने का पावर है, क्योंकि हर कोई तो अपने हिसाब से चीज़ें बोलेगा, उनके बीच में डिस्प्यूट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ऐसे कंडीशन में कैसे रूल बनेंगे, है ना? तो दिस इज द प्रॉब्लम. अब हम इसको ये देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि हु विल डिसाइड अबाउट रूल्स, कौन हु विल डिसाइड, डिसीजन लेने का पावर किसके पास है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज in constitution what we find that it specifies the allocation of power in a society. Allocation of power, what is the meaning of allocation of power? Allocation means distribution. तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो पावर को
एलोकेट करती है, एलोकेशन ऑफ पावर, किसके पास क्या पावर होगा. दिस इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी. ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करती है कि कौन ये डिसीजन लेगा कि लॉ क्या होगा, है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी. वो बता रही है कि डिसीजन लेने का पावर किसके पास है. ओके, एंड वी सी this can be answered in many ways कि कौन डिसीजन लेगा, who is going to take decision regarding the governance of the country, regarding the society of the country, कौन डिसीजन लेने जा रहा है. तो अगर हम देखें तो अगर मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अगर मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल से कि monarch will decide. Who will decide the rules? Who will take the decision? The monarch will take the decisions because monarchical constitution hai. Then there are some countries in which there is a single party system is there, और जो सिंगल पार्टी होती है वही सारे कुछ करती है. तो उस तरह का अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक चाइना का जो हमारे कम्युनिस्ट चाइना है, वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है. देन जो प्रीवियस यूएसएसआर था वहाँ भी सिंगल पार्टी सिस्टम थी. तो उस तरह की जो कंट्रीज होते हैं वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहेगा कि जो सिंगल पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, दैट पार्टी इज गिवन द पावर टू डिसाइड. वो पार्टी ही डिसाइड करेगी, वो पार्टी को डिसीजन लेने का पावर है. ठीक है. अब हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसको पावर होगा, है ना. अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अगर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पर डिसीजन लेने का पावर किसको किसको होगा. तो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, है ना. तो जो जब हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की सरकार होती है, तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहेगा कि किसके पास है डिसीजन लेने का पावर. डिसीजन लेने का जो पावर है वो पीपल के पास है. द पावर टू टेक डिसीजन लाइज विद द पीपल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. बट इट इज नॉट सो सिंपल. ये इतना आसान नहीं है कि बस हमने कह दिया कि लोगों के पास डिसीजन लेने का पावर है और लोग जो हैं वो डिसीजन ले लेंगे और एवरीथिंग विल बी फाइन. ये इस तरह से इतना सिंपल वे में काम नहीं होता है ना. जब हम कह रहे हैं कि पीपल विल डिसाइड, तो क्या हाउ कैसे डिसाइड करेंगे? इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है किसी कंट्री की, तो और हम कह रहे हैं कि पीपल विल डिसाइड, तो हाउ द पीपल विल डिसाइड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना. तो इस तरह की जो कंडीशन है कि जिसमें हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि पीपल तो डिसाइड करेंगे लेकिन पीपल कैसे डिसाइड करेंगे. तो इस तरह की कंडीशन के लिए हमने क्या ये किया है, जो हमने रास्ता जो निकाला है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसके अंदर जो पीपल हैं दे डू नॉट टेक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट. इंस्टेड ऑफ taking direct participation in the governance, they take indirect participation. How this indirect participation is taken? This indirect participation is taken by their representative. People elect their representatives, and these representatives are there to work in behalf of the people, common people. जैसे हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट होती है. पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? पार्लियामेंट में वो पीपल होते हैं जो कि वो आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. तो पार्लियामेंट को के पास ही डिसीजन लेने का पावर है. जो भी लॉज हमारे बनते हैं वो कौन बनाता है? वो पार्लियामेंट बनाती है. और पार्लियामेंट जो है वो कैसे बनी है? वो पार्लियामेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल. इलेक्शंस के थ्रू लोग अपने वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और इस तरह से ये जो पार्लियामेंट है उसका फॉर्मेशन होता है, और फिर पार्लियामेंट जो है वो डिसीजंस लेती है. ओके, so this is all for today, and now we will discuss
other functions of the constitution in the next class.